वेलकम फ्रेंड्स। आपको पता है एक बार एक बेन नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। उसके फादर चाइना डिशेस को बेचने का काम करते हैं और वहीं पर उसकी मदर कुकिंग का काम करती हैं। बट बाद में उसके फादर की ट्रांसफ़र हो जाती है और वो न्यूयॉर्क चले जाते हैं। वहाँ पर कुछ समय तक काम करने के बाद अनटाइमली उसके फादर की डेथ हो जाती है, जिसके कारण उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है, क्योंकि बेन सिर्फ 9 साल का है और सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब उनको हैंडल करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ऐसे पॉइंट पर वो अपने घर को बोर्डिंग हाउस में कन्वर्ट कर देती हैं ताकि वो बेन को आगे बढ़ा सके। बाद में फॉर्चुनेटली बेन की भी लग जाती है स्कॉलरशिप और वो चला जाता है कोलंबिया। वहाँ में 20s के एज में वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेता है। ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो फर्दर स्टडीज़ को नहीं करेगा। उसके बाद वो एक बॉन्ड ट्रेडिंग फर्म को ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पर कुछ समय तक क्लर्क का काम करने के बाद वो एक अच्छा एनालिस्ट बन जाता है और वो अपनी लाइफ का सबसे पहला शेयर खरीदता है जब उसकी एज हो जाती है 25। दैट इज़ कंपनी ऑफ सेवोल्ट टायर, जो कि एक ऑटोमोटिव बिजनेस में थी। उस कंपनी से उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट 250%। बट बाद में पता चलता है कि वो एक कंपनी फ्रॉड थी और जो भी उसने शेयर्स खरीदे थे उनकी वैल्यू वाइप आउट हो जाती है। उसके बाद डिसाइड करते हैं वो कि जो जो गलतियां उन्होंने की हैं वो उसको दोबारा तो नहीं रिपीट करेंगे, पर उनसे सीखेंगे और उनको अप्लाई करके एक वैल्यू इन्वेस्टर बन के दिखाएंगे। और बाद में जब उनकी एज हो जाती है 1925 में 31, तो वो अपनी लाइफ का अगेन सेकेंड शेयर खरीदते हैं नॉर्थन पाइपलाइन कॉरपोरेशन कंपनी का, जो कि ऑलमोस्ट उस टाइम पर $65 में ट्रेड हो रहा होता है। और बाद में 3 सालों के अंदर ही उस कंपनी का शेयर प्राइस $110 पर पहुंच जाता है, जो कि ऑलमोस्ट होता है 19.17% का CAGR का रिटर्न। तो इस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो समझते हैं कि अच्छा, इस तरह से कंपनीज को एनालाइज किया जाता है। और वो 1949 में सबसे पहले अपनी एक बुक लिखते हैं ताकि वो हम सब लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। दैट इज़ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जी हाँ, आप सही सोच रहे थे कि मैं बेंजामिन ग्राहम की बात कर रही थी, जिन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे रियल में वैल्यू इन्वेस्टिंग की जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बेंजामिन ग्राहम की कुछ लर्निंग शेयर करूंगी कि हम कैसे, यदि हम अपनी 30s में हैं, तो कैसे अपनी इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं प्रैक्टिकल एक्सेल शीट के थ्रू आपको दिखाऊंगी कि यदि आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको कितने ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप फ्री में ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है 40-40-20 रूल। इसका मतलब ये है कि जो भी आप सैलरी कमाते हो उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। 40% हिस्सा जाएगा हमारी नीड्स के ऊपर, 40% हिस्सा जाएगा सेविंग्स के ऊपर और 20% हिस्सा जाएगा वांट्स के ऊपर। मान लीजिए कि आपकी सैलरी है अप्रॉक्सीमेट 10,000, तो उसका 40% हुआ 4,000, जो कि आपकी जाएगा नीड्स के ऊपर। और उसके बाद उसका अगेन 40% हिस्सा होता है 4,000, जो कि जाएगा आपके सेविंग्स के ऊपर। और लास्टली उसका 20% जो कि होता है 2,000, जो कि आपके जाएगा वांट्स के ऊपर। इसलिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि टाइम टू टाइम आपकी सेविंग्स को हमें इंक्रीज़ करते जाना है, क्योंकि यदि हम अपने सेविंग्स को जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे उतने ही कम हमारे एक्सपेंसेस होंगे। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि अल्टीमेटली हम उतना ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसीलिए तो मॉर्गन हाउसल, जिन्होंने बुक लिखी है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उनका कहना है कि बिल्डिंग वेल्थ हैज़ लिटिल टू डू विद योर इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड लॉट्स टू डू विद योर सेविंग्स रेट्स। इसीलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके सेव करना है। अब हम अपने सेकेंड स्टेप के ऊपर मूव करते हैं, जिसमें बेंजामिन ग्राहम ने हमें बताया सबसे पहले एक लर्निंग, दैट इज़ डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड ट्राई टू डिवर्सिफाइड। मतलब कि हमें सभी अंडों को एक बास्केट में नहीं रखना है, जिसके कारण हमारा रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसको कम करने के लिए हम इसको डिवर्सिफाई करेंगे। मतलब कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेविंग रेट बताया था, दैट इज़ 40%, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 50%, 30% एंड 20%। जो हमारी 50% वाली बास्केट है उसको भी बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 40% और 10%। 40% जो हिस्सा है वो हम डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। इंडेक्स फंड इसीलिए क्योंकि इंडेक्स फंड के चार्जेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसके कारण उसका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेट 15 से 16% का। तो इसीलिए आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट ज़रूर करना है।
उसके बाद जो 10% हिस्सा है वो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए रख सकते हो, यदि आप पीटर लिंच की लर्निंग को फॉलो करते हो। दैट इज इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, मतलब कि जिन जिन कंपनीज के बिजनेस को आप अच्छे से समझते हो, सिर्फ उन्हीं कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं हमारी 30% वाली बास्केट के बारे में। इसमें आपको इन्वेस्ट करना है टैक्स सेविंग स्कीम्स में, जिसके अंडर आ जाती हैं पीपीएफ, ईपीएफ और ईएलएसएस। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं उसके अंडर हमें टैक्स अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग टैक्स डिबेट मिल जाती है 1.5 लाख की। तो इसीलिए मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट कुछ हो जाता है तो उसमें आपको 1.5 लाख तक की टैक्स डिबेट मिल जाएगी। तो इसीलिए आपको इन टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट ज़रूर करना है। इनफैक्ट मैंने पीपीएफ के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो की हुई है, जिसका लिंक भी आपको आई टिप में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी 20% बास्केट में। उसमें आपको कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। कमोडिटीज़ में ऐसा इसीलिए क्योंकि आप खुद सोचिए, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक लिखी रिच डैड पुअर डैड, उन्होंने बोला आप खुद सोचिए कि जब आप बचपन में थे तब भी आपके पेरेंट्स गोल्ड को खरीदते थे, आज भी वो गोल्ड को खरीदते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ है कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम बढ़ती चली गई है। तो इसीलिए हमें कुछ % हिस्सा कमोडिटीज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इनकी डिमांड और वैल्यू टाइम टू टाइम कम तो नहीं होने वाली। इसीलिए कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। आपको पता है कि जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं उन्होंने फिजिकल फॉर्म में गोल्ड सिल्वर को खरीदा हुआ है, बट हमें फिजिकल फॉर्म में इनको नहीं खरीदना। हम गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF, सिल्वर बॉन्ड, सिल्वर ETF को खरीदेंगे, क्योंकि यदि हम फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं तो हमें मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपको कमोडिटीज़ को हमेशा डिजिटल फॉर्म में खरीदना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो की हुई है, जिसका लिंक भी आपको आई टिप में मिल जाएगा। अब हम लास्टली बात करते हैं कि जब हम इन एसेट्स में प्रैक्टिकल फॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए एक एक्सेल शीट बनाई हुई है। सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने क्या किया है, हर मंथ सेविंग की है 15,000 की। उसको मैंने 3 पार्ट्स पे डिवाइड किया हुआ है, 5,000 इंडेक्स फंड, 5,000 गोल्ड और 5,000 पीपीएफ। ऐसा इसीलिए जैसे मैंने आपको सेकंड स्टेप में बताया था, हम डाइवर्सिफिकेशन करें, एक ही बास्केट में सभी अंडों को नहीं रखेंगे। तो यहाँ आपको 60,000 इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम पर मंथ कितनी एसआईपी कर रहे हैं, 5,000 की। तो पर ईयर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, 5,000 × 12 = 60,000। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इंडेक्स फंड के ऊपर। तो इंडेक्स फंड में हम 60,000 डाल रहे हैं और उसका 15% रिटर्न कितना हुआ, 69,000। और वहीं पर गोल्ड में 60,000 × 12% जो कि हो जाता है 67,000। और वहीं पर पीपीएफ के केस पे जो कि अभी 7.1% का हमें रिटर्न देती है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है 64,000। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं कि 40 के एज में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी। इन केस ऑफ इंडेक्स फंड वो हो जाती है 16,80,000। इन केस ऑफ गोल्ड वो हो जाती है 13,87,000। और पीपीएफ के केस में हो जाती है 10,19,000। अब हम लास्टली चेक करते हैं कि 60 के एज में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो वो हो जाएगी इंडेक्स फंड के केस में 3.45 करोड़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इन केस ऑफ गोल्ड वो होगी 1.82 करोड़ और वहीं पर पीपीएफ के केस में होगी 66 लाख। मान लीजिए कि आप 60 में नहीं 65 में इन्वेस्टमेंट का, मतलब 65 में रिटायरमेंट का सोचते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 6.99 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट होता है 7 करोड़। और वहीं पर गोल्ड के केस में होगा 3.25 करोड़। इन केस ऑफ पीपीएफ 97 लाख, मतलब आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा 11.23 करोड़। जी हाँ, सिर्फ 5,000 की एसआईपी आपको ओवरऑल बैलेंस देगी 11.23 करोड़, जो कि काफ़ी कम नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आज से ही इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता है इसमें 2 मैजिक काम कर रहे हैं। एक है मैजिक ऑफ एसआईपी कि हम पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं, और सेकेंड कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को तो हम जानते ही हैं कि इसमें हमें प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है, उसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इसीलिए मैजिक ऑफ एसआईपी और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग मिलकर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल लेवल से ग्रो कर देते हैं। तो इसीलिए आज से ही इन फंड्स और इनमें इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे यदि हम अपने 30s में हैं तो हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
मैं इस एक्सेल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नंबर्स आप ले सकते हैं उस अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करके देख सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।